आज के शो में। ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा, परेशान कुन सूरत हाल, शहरियों में तशवीश की लहर। एनसीओसी की जानिब से बर वक्त फैसले क्यों ना हुए। वबा की बदलती सूरत हाल, बीमारी का तेजी से फैलाव, क्या किसी बड़े नुकसान का इंतजार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, 26 नवंबर को जो WHO का टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप था, उन्होंने इस वेरिएंट को जो जिसका B11529 जिसको नंबर था, इसको नाम दिया था बाकायदा ओमिक्रॉन के नाम से, और खदशात का इजहार किया था, कंसर्न का इजहार किया था। फिर तकरीबन 22 दिसंबर को जो वीकली रिपोर्ट थी WHO की, अगर उस रिपोर्ट को जाके देखें तो तकरीबन 110 मुमालिक तक ओमिक्रॉन फैल चुका था। 29 दिसंबर को WHO के डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि जो एग्जैक्ट अल्फाज थे कि राइट नाउ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन आर ट्विन थ्रेट्स दैट आर ड्राइविंग अप केसेस टू रिकॉर्ड नंबर्स। लेकिन जो खदशे का इजहार किया था कि विच अगेन इज लीडिंग टू स्पाइक्स इन हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स, यानी हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स में भी इजाफा हो रहा है। और आई एम हाईली कंसर्न, WHO के डायरेक्टर ने कहा, आई एम हाईली कंसर्न दैट ओमिक्रॉन बीइंग मोर ट्रांसमिसिबल सर्कुलेटिंग एट द सेम टाइम एज डेल्टा इज लीडिंग टू अ सुनामी ऑफ केसेस। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया WHO के डायरेक्टर ने 29 दिसंबर को रिपोर्ट में, वो सुनामी ऑफ केसेस का इस्तेमाल किया। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो नंबर अब सामने आए हैं 500, 600, 700, ये नंबर्स एक तो बड़े मिसलीडिंग है। क्यों है, मैं डॉक्टर से बात भी करूँगा इस बारे में। लेकिन मजमूई तौर पे जो अब तक देखा है, इसका डबलिंग टाइम, यानी जिस रेशो से ये डबल होता है, अगर डेल्टा तकरीबन 2 हफ्ते लेता था तो ये 2 दिन के अंदर डबल हो जाता है। ये एक चीज है जो सामने आई है। लेकिन 26 नवंबर को जिस वेरिएंट का नाम आ गया था, WHO ने कंसर्न शो कर दिया था। पाकिस्तान की अथॉरिटीज आखिर क्या सोच रही थी, आखिर क्या कर रही थी एनसीओसी? कोई रिस्क कम्युनिकेशन कैंपेन क्यों नहीं शुरू हुआ? नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ? कोई खौफ, कोई फिजा, कोई ये बोला क्यों नहीं गया कि आखिरकार एक वेरिएंट आ गया है और इस पर खौफ होना चाहिए? मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं अहम मुद्दे पर। डॉक्टर साहब का शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर मुझे बताएं, आपने देखा सर 26 नवंबर को एक वेरिएंट आया, 22 दिसंबर को 110 ममालिक तक फैल गया, अब जाके हमारे यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह एक दो आई हैं, हम खामोश थी। एनसीओसी किधर थी? एनसीओसी डॉक्टर साहब आपकी नजर में? डॉक्टर साहब जी, कैसे साहब आप बता सकते हैं कि ये जो 22 नवंबर से एक चीज सामने आई, 26 नवंबर से, और अब तक हम लोग खामोश थे, क्यों था ऐसा? डॉक्टर कैसे साहब, तो मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी डॉक्टर साहब क्या वजह क्या है ये गैप इतना लंबा हुआ? ये मैंने एक वायरस WHO 26 नवंबर को बता रहा है कि वायरस आ चुका है पूरी दुनिया में, 110 ममालिक में फैल चुका है 22 दिसंबर तक। यहाँ एनसीओसी क्यों खामोश रही इतने दिन तक? देखिए, बात सारी ये है कि ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, और ये सबको पता चल गया था कि जी ये जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। और हमने एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमने ये इतला दी थी कि भाई सारी जो एंट्री पॉइंट्स है, खासकर जो बॉर्डर्स हैं, जो कि एयरपोर्ट्स हैं, उन सबको जो है प्रॉपर तरीके से स्क्रीन आउट किया जाए फौरी तौर पे। लेकिन पता नहीं, शायद हम हमेशा देर से ही सारा सिस्टम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज आए और आने के बाद वो अपने अपने घरों को चले गए और फिर वो लगाते रहे। लेकिन जब हुकूमत ने ये, खासकर सिंध गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि यहाँ पर वो टेस्टिंग शुरू हो गई, रैपिड टेस्ट हुए, एयरपोर्ट पे होने शुरू हो गए कुछ ममालिक के, जो कैटेगरी बनाई एनसीओसी ने। लेकिन उसमें हुआ ये कि कुछ लोगों को डिटेक्ट हुए, उनको क्वारंटाइन पे रखा गया, लेकिन वो क्वारंटाइन से भाग गए, वो चले गए और उसके बाद वो लोकेट नहीं हुए। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है कि फिर वो पॉजिटिव हो गए, क्वारंटाइन में से वो भाग गए, वो गायब हो गए, तो वो कहाँ गए, कितने लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम प्रॉपर तरीके से हुकूमत जो बाहर से जो आने वालों का जो स्प्रेड था उसको नहीं रोक पाई प्रॉपर तरीके से, और अब तो लोकली स्प्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है।
यानी अब हम एक मरीज से दूसरे मरीज में लोकली लग रहा है, बाहर से आ रहा है लोग, वो तो एक अलग है, लेकिन जो यहाँ से जो लोग हैं वो लग रहा है। एक अच्छी बात ये है कि इसका बहुत फास्ट और बहुत ही अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब इस बीमारी के क्या सिम्टम्स वगैरह पे आने से कबल मुझे बताएं कि आप जिस तरह कह रहे हैं आप लोगों ने बता दिया था हुकूमत को कि बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें, पीएमए ने भी एडवाइस दी थी। सर ये बताएं कि यहाँ पर तो लोग खौफ से डरते हैं, मतलब कोई जैसे जब ये कहा गया था कि एनआईसी ब्लॉक हो जाएंगे या सजा होगी तो लोग वैक्सीनेशन की लाइनें लगा रहे थे, तो इस पूरे अरसे के दौरान हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन कैंपेन का फुकदान नजर आया आपको एनसीओसी की तरफ से? कोई स्टेटमेंट, कोई खौफ कि बात की जाए कि जी वायरस आ गया है, आप लोग एहतियात बरतें हैं, या वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं, जिन्होंने एक लगवाई है वो 2 डोज लगवाएं, कंप्लीट करवाएं, बूस्टर की तरफ जाएं नहीं जाएं? कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब? नहीं, मेरे ख्याल में जो जब से हमारे जो नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए और पॉजिटिविटी रेट 0.6%, 0.7%, 0.8% पे रहा, तो फिर हुकूमत भी मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, और अवाम तो खैर हो ही गए। वहाँ बाजारों में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था, नजर नहीं आता आजकल भी कि कहीं पर एसओपीज पे कोई अमल दरामद हो रहा हो, लोग कर रहे हों, या कोई सोशल डिस्टेंसिंग, लोग गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, और लोग वैक्सीन भी उस तादाद में नहीं लगा रहे हैं, और ना ही हुकूमत कहीं से कोई कैंपेन चल रही हो कि वैक्सीन लगाई जाए, या हुकूमत कहीं फोर्स कर रही हो कि जी वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये सजा होगी। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है। इसी तरह से एसओपीज पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। कहीं पर भी बाजार में, मॉल में, या आप रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी आप चले जाएं, शादी हॉल्स हैं, कहीं पर भी हमें ये नजर नहीं आ रहा कि एसओपीज पे हुकूमत अमल दरामद करा रही है। हमने पहले भी कहा था कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, और उस यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत जो है वो कुछ ना कुछ सजाएं दी जाएं अगर कोई एसओपी पे अमल दरामद नहीं, क्योंकि जब तक आप कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखेंगे लोग उस पर अमल दरामद नहीं करते। इसी तरह से डॉक्टर साहब ये जो टाइम पीरियड था जिसमें आप कह रहे हैं ना कि हमें, आपने जो मेजर्स बताए हैं अभी, आपने सफरी पाबंदियों का बताया, आपने इसके अलावा एसओपी से अमल दरामद का, पीएमए की तरफ से आपने ऑन बोर्ड होकर ये बोला हुकूमत को, अब तो वो टाइम निकल गया है, तो हम किसी क्या बड़े नुकसान का इंतजार कर रहे थे कि खुदा खासा जैसे आप हमने देखा है 6% हो गया है कराची में, और रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डबलिंग जिस तरह कह रहे हैं आलमी सतह पर भी 2 दिन में हो जाती है इसकी, तो अब क्या ये कोई हम बड़े नुकसान की तरफ बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया इसमें? देखिए बात सारी ये है कि हमने तो दिसंबर के शुरू में कह दिया था कि ये दिसंबर के एंड या जनवरी के मिड तक जो है वो केसेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह का रवैया है लोगों का कि शादी ब्याह में लोग बेतहाशा, कोई लिमिट नहीं है, जितने आप गेस्ट बुला लें, लोग भरे हुए होते हैं, कोई मास्क नहीं होता, कोई सब गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिलाया जा रहा है, कहीं से भी रोक टोक नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये खतरा है कि अब ये केसेस बढ़ेंगे, और जो अब बढ़ने शुरू हो गए, और कराएं कोरोना जो है वो इतना ज्यादा नुकसानदेह मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई दुनिया में 100 ममालिक में ओमिक फैला हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इतना ज्यादा खतरे की बात है। लेकिन ओमिक्रॉन के साथ साथ अगर डेल्टा वेरिएंट आज आ गया है हमारे यहाँ दोबारा, और वो अगर फैलता जा रहा है और फैलता रहा, तो फिर ये खतरे की बात है बहुत ज्यादा। हुकूमत को चाहिए कि बहुत सख्ती से एसओपीज पे अमल दरामद करें, और जैसा कि अभी सिंध गवर्नमेंट ने 4-5 केसेस आने के बाद माइक्रो लॉकडाउन लगाई है, ये एक अच्छा अमल है, लेकिन होना ये चाहिए कि हुकूमत को, कि चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई हुकूमत है, आप ये मॉल के ऊपर सख्ती करें, ये आप लोगों को प्रमोट करें, कोई ऐसी कंडीशन लगाएं कि जी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं, अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपको फला जगह एंट्री नहीं मिलेगी, आपको कोई तनख्वाहें रोकी जाएं, या कोई ऐसी चीज जो सिंध गवर्नमेंट ने पहले शुरू किया था। मैं समझता हूं कि ये वक्त है, इससे पहले कि ये मजीद देर हो जाए, हुकूमत को चाहिए कि एसओपीज पे सख्ती से अमल कराया जाए, कोई सख्ती की जाए, कोई अगर समअप करूं डॉक्टर साहब, तो आप समझते हैं कि फौरी तौर पे जैसे बैंक अकाउंट्स हैं, सिम कार्ड्स हैं, एनआईसी है, तनख्वाहें हैं, यानी इस तरह के ऐसे मेजर्स कम से कम अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर, ताकि लोग अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें,
इससे पहले कि खुदा ना खास्ता ये ओमिक्रॉन या डेल्टा कुछ ही बन जाए और एक यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन के लेवल और एक नया थ्रेट हमारे लिए सामने आके खड़ा हो जाए, जो आके खड़ा हो चुका है डॉक्टर साहब? जी, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हम हमेशा, हमारा नारा भी यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, बजाय ये कि हम ये चीजें बाद में करें जब पानी सर से ऊपर हो जाए और अस्पतालों का बर्डन बढ़ जाए, हेल्थ केयर वर्कर्स पे बर्डन बढ़ जाए। उससे पहले ये सारी चीजें हमने पहले भी कही थी, एडवाइस ये दिया था कि इस तरह के जो मेजर्स आप बता रहे हैं, और हुकूमत ने किया भी था। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हम बिल्कुल लूज हो गए हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। सारी चीजें, लोग जितने मर्जी हजार हजार 2-2 हजार गेस्ट बुलाते हैं शादी ब्याह में, गैदरिंग में, और वो सब चल रहा होता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो यकीनन खतरा मौजूद है, बहुत खतरा ज्यादा है, चाहे वो ओमिक्रॉन फैलेगा और चाहे मामूली सा हो, लेकिन खतरा रहेगा। और साथ साथ वैक्सीन लगाने के लिए फैसिलिटेट किया जाए लोगों को। अच्छी बात ये हुकूमत की 30 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की बात की गई है। उससे पहले जो बेसिक डोज है वो सिर्फ 30% लगा है लोगों में, उसको आप लगाएं। जो पहली डोज दूसरी डोज लगाएं लोग, चूंकि बहुत से लोगों ने पहली डोज लगा के दूसरी डोज लगाई ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि कैनसाइनो कम से कम डोज थी वैक्सीन है, वो कम से कम ऐसे लोगों को लगा दें जिसको आप समझते हो कि दोबारा नहीं आएगा लगाने के लिए। तो आप सिंगल डोज कैनसाइनो वैक्सीन लगा दें। तो कोशिश ये करें हुकूमत। ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे साहब बड़ी अहम आपने गुफ्तगू करी है। एक बात अहम आपने ये बताई है कि आप लोगों ने, पीएमए ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, नाज़रीन जो कह रहे हैं दिसंबर के शुरू में बता दिया था कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में ये केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। WHO ने 26 नवंबर को आइडेंटिफाई किया था, वेरिएंट का नाम दिया था, और 22 दिसंबर को ये तकरीबन 110 ममालिक तक फैल चुका था। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंपेन को मजीद स्ट्रिक्ट करने के लिए या सजाएं मुकर्रर करने के लिए या आवाम को इस तरफ माइल करने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन कैंपेन हमें नजर नहीं आया। इस ब्रेक के बाद कुछ और सवालात होंगे इसी सिलसिले में, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आपको पहले इससे में प्रोग्राम के बताया कि नंबर्स भी मिसलीडिंग इसलिए हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हम अगर कह रहे हैं कि 100, 500, 600 केसेस हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट कराए हैं, और फिर इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग और सारी जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं उस पर बात भी हम इस करेंगे इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली। डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो कि चेयरमैन है PM टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बड़ी महारत और रिसर्च और गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलों पे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं अभी ब्रेकअप देख रहा था शहर कराची में, तकरीबन आपको खुशामदीद 321 केसेस में से 163 तकरीबन साउथ से थे, ईस्ट से तकरीबन 100, सेंट्रल से तकरीबन 16, और ये 11 वेस्ट से 14 तकरीबन आपके कोरंगी से, मलीर से तकरीबन 15, ये नंबर्स हैं। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपने की है कि वेरिएंट कौन सा डोमिनेंट है इस वक्त कराची शहर में या ओवरऑल मुल्क की अगर आपसे बात करूं तो? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त डोमिनेंट तो डेल्टा है वेरिएंट, लेकिन ये जो है बहुत जल्दी 2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि डेल्टा जो है बहुत कम रह जाएगा, और ये 2 से 3 हफ्ते में ये ओमिक्रॉन छा जाएगा। क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन है इसमें फैलने की जो ताकत है ये 4 से 5 गुना ज़्यादा है डेल्टा के मुकाबले में, और ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है। और इस वजह से जिस मुल्क में आया है तो 4 से 5 हफ्ते के अंदर इसने पुराने वाले वेरिएंट को दबा दिया है और ये छा गया है। और ये क्योंकि इसमें इन्फेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है और ये इंसानी खलियों से बहुत आसानी से बाइंड करता है और फिर अंदर दाखिल आसानी से हो जाता है, और फिर इंसानी जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम जो एंटीबॉडीज़ का, उसको धोखा देने में बहुत माहिर है। क्योंकि इसके अंदर कुछ तब्दीलियां ऐसी हुई हैं इसके स्ट्रक्चर में कि जो एंटीबॉडीज हैं वो पहचान नहीं पाती कि ये हमारे जिस्म का खलिया है या बाहर से आया है। तो इन खुसूसियात की वजह से ये इसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट समझा जा रहा है। हालांकि अमवात इससे इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, शिद्दत बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं।
परसेंटेज तो कम होती है शदीद बीमारों की, लेकिन क्योंकि ये 4 से 5 गुना ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रहा है, इस वजह से अब हॉस्पिटल्स में भी प्रेशर पड़ रहा है दुनिया के अंदर, और काफ़ी लोग इससे परेशान हो गए हैं, और इस वजह से लॉकडाउन की तरफ बड़ी तेज़ी से बहुत सारे ममालिक इस वक्त जा रहे हैं, नेदरलैंड्स और यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे इलाकों में, और पाकिस्तान में भी। आपने जो अभी बताया कराची की सूरत हाल, इस तरह बता रहे हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, तो ये इस सिलसिले में कोई रिस्क कम्युनिकेशन कैंपेन या एनसीओसी ने बड़ा अच्छा काम किया, नो डाउट हम अप्रिशिएट करते हैं इससे पहले, लेकिन 4 वेज हम सह चुके हैं, 5वीं आ चुकी है, लेकिन ये कम्युनिकेट करना कि ये 26 नवंबर को आ चुका था WHO ने, उसके बाद जो जैसे अभी हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमने दिसंबर के पहले हफ्ते में ही बता दिया था कि एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये फैलना शुरू हो जाएगा, और अब ये इट स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर इन कराची शहर में, तो बिलखुसूस हमें देख रहे हैं कि फैल रहा है बुरी तरह से। तो ये पहले से जो इक़दाम करने थे वो हमने किए, और नहीं किए तो क्या वजह थी उसकी? खासतौर पर कम्युनिकेशन क्यों नहीं की हमने लोगों से कि क्या होने वाला है? जी, अब ये जो है ये सूरत हाल जनरली सबको मालूम है, टेलीविजन पे बराबर प्रोग्राम आ रहे हैं इसके बारे में, दुनिया भर के डेटा इसमें आ रहा है, और इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन हो रहा है। कराची के कुछ इलाके ऑलरेडी कंप्लीट लॉकडाउन में है, जो स्मार्ट लॉकडाउन, और अभी तक बहुत कामयाब रही है एनसीओसी की स्ट्रैटेजी। दुनिया के दूसरे ममालिक में, हिंदुस्तान बांग्लादेश को भी देख लें तो कहीं ज्यादा कामयाब रही है। अमेरिका और यूरोप के ममालिक भी हमसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो ये डेली बेसिस पे कंप्लीट लॉकडाउन आप कर दें, 100% पूरा मुल्क बंद, आज बंद कर दें, कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बैकलैश होगा, जो गरीब लोग जो सफर करेंगे, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत एहतियात से चल रहे हैं, हो सकता है कि तौर पे इन्होंने कहा था सिंध हुकूमत ने कि तनख्वाहें बंद कर देंगे मुलाजमीन की, या NIC ब्लॉक या सिम कार्ड, सिर्फ कहने से फर्क पड़ा था। आप जानते हैं लोग चले गए, लाइनें लग गई वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। अभी जिन लोगों ने पहली डोज लगाई है, दूसरी नहीं लगाई, या जिन लोगों ने दोनों डोज ही नहीं लगाई, उनके लिए कोई मैसेजिंग 26 नवंबर से जब ये ओमिक्रॉन आया था तो इस तरह की कोई हमने देखी नहीं कि खौफ पैदा किया जाए या सजा मुकर्रर की जाए ताकि लोग जाएं और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लेते। डॉक्टर साहब जी, इस तरह के अहकाम सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है, फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार से बाहर है। वो जो है सिर्फ एडवाइस कर सकती है कि ये सूरत हाल है, लेकिन क्योंकि ये 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये तकसीम हो चुका है तो फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद की हद तक तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह जो है सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि आप करें। अब ये सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत या उनको अपनी सिचुएशन देखकर, अपने शहरों में क्या सिचुएशन है, किस शहर में क्या कदम उठाना चाहिए, उनको अपनी पॉलिसीज की, क्योंकि कानूनी तौर पे ये फेडरल गवर्नमेंट कह नहीं सकती सिंध गवर्नमेंट से या पंजाब गवर्नमेंट से कि आप ये करें या ये न करें। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जो कुछ भी किया है सूबाई हुकूमतों ने और जो फेडरल गवर्नमेंट ने, वो बहुत मुनासिब है। लेकिन आप देखेंगे हफ्ता 10 रोज के अंदर आपको शायद स्कूल दोबारा बंद करने पड़ जाएं, शादी हॉल्स पे पाबंदी लगानी पड़ जाए मजबूरन, क्योंकि ये वो वाली डेल्टा वाला नहीं है, ये बहुत तेजी से फैलता है, और जितनी जल्द ये इकदाम करें उतना बेहतर होगा, क्योंकि एक दफा ये आग फैल जाती है फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखें पिछले 5-6 रोज में अहम बात की आपने, कहा कि शायद एक हफ्ते में 10 दिन में हमें दोबारा स्कूल बंद करने पड़े, तो आज हमने स्कूल खोले हैं, विंटर वेकेशन के बाद शुरू हो गए स्कूल सर्दी के अंदर। तो मुझे बताएं कि जब बंद ही करने थे हफ्ते 10 दिन बाद, तो फिर इसका बढ़ने का इंतजार करें, क्योंकि ये तो बढ़ेगा ही, जिस तरह आप कह रहे हैं साइंटिफिकली प्रूवन है कि 2 दिन के अंदर डबल होता है, तो फिर इंतजार करें कि बच्चों में भी फैल जाए या खुदा ना खास्ता और लोगों को मुतासिर करे घरों में, और उसके बाद फिर स्कूल बंद करें, उसके बाद फिर हॉल बंद करें, या फौरी पहले हमें प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था इसको? मेरे ख्याल से उन इलाकों में जहां जहां ये पाया जा रहा है, उन इलाकों के सारे स्कूल फौरी बंद करते जाने चाहिए सिस्टमैटिकली। जरूरी नहीं है कि पूरे 100% स्कूल पूरे मुल्क के बंद हो जाएं, लेकिन जिन जिन इलाकों में आप लॉकडाउन करने की सोच रहे हैं या जहां ये शुरू हो रहा है, जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनके तो फौरी तौर पे बंद करने चाहिए, ताकि वहां उन इलाकों में बच्चों में ना फैले और बच्चों के जरिए फिर बुजुर्गों में ना फैले। क्योंकि अभी तक वैक्सीनेशन कोई 7 करोड़ अफराद की हुई है, बाकी 15 करोड़ अफराद हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, उनमें से 6-7 करोड़ एलिजिबल पॉपुलेशन है। तो अभी आपको जितना आधे की हो गई है, आधे की बाकी है, तो बहुत सारे अनवैक्सीनेटेड हैं, उनकी जानों को खतरा है। तो जितना आप जल्द एक्ट करेंगे उतना फायदा होगा, लेकिन सिस्टमैटिकली देखना पड़ेगा इसको। एक साथ नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसको देख के करना चाहिए कहां पे करना है और फिर उसके हिसाब से मुनासिब कदम उठाना चाहिए। ट्रैवल पे पाबंदी फरमानी चाहिए, शादी हॉल बंद कर देनी चाहिए। जो 6-7 करोड़ हैं जो आप कह रहे हैं ना अनवैक्सीनेटेड है, उनके लिए सूबाई हुकूमत को, चले वफाक नहीं, फिर क्या कोई सख्त ऐलानात हो जाने चाहिए, सजाएं, जैसे मिसाल के तौर पर पेनल्टीज थी, एंट्रीज बैन है, उस पर नाम कागज के हद तक तो था, इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ, बल्कि हुआ ही नहीं मेजोरिटी। इसी तरह से इनके जो सरकारी मुलाजमीन थे तनख्वाहें ब्लॉक करने का था, तो कुछ सूबाई हुकूमत को फिर ऐलानात कर देने चाहिए। इसका मतलब उन 6-7 करोड़ के लिए जो वैक्सीन लगाई नहीं जिन लोगों ने बिल्कुल अभी तक।
बिल्कुल ऐलानात करने चाहिए उसमें, जैसे बस पे सफर करना हो तो आप कम से कम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएं, वरना आप बस पे सफर नहीं कर सकते, ट्रेन पे सफर नहीं कर सकते, हवाई जहाज में तो जरूरत होती है ऑलरेडी। इस तरह के शादी हॉल्स के ऊपर पाबंदी आ जानी चाहिए कुछ अरसे के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए कुछ सख्ती करनी पड़ेगी, ताकि ये जो है ये क्रिटिकल स्टेज है। 2-3 हफ्ते बाद जब ये फैल चुका होगा, क्योंकि 200-300% बढ़ा है ये पिछले 5-6 रोज में, 250 थे अब तकरीबन 800 के करीब पहुंच गया है। तो जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, कोई ताज्जुब नहीं कि ये अगले 2 हफ्ते के अंदर 2-3 हजार केसेस रोजाना आने शुरू हो जाएं, और उस वक्त कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जितनी जल्दी आप कंट्रोल करेंगे उतना आसानी होगी आपके लिए। आपने जो इकदाम किए डॉक्टर साहब, आपने कहा शादी हॉल, स्कूल्स, इसके अलावा और क्या जो आप कह रहे हैं फौरी तौर पर अभी कर देने चाहिए इकदाम? इसके अंदर जो जैसे ट्रेवल पर है, बसों के अंदर एक सीट खाली रहे, एक सीट बैठे, 100% ऑक्यूपेंसी ना हो। इंटर प्रोविंशियल ट्रेवल जो है उसको रोक देना चाहिए। हवाई जहाज़ों के अंदर एक सीट खाली हो, एक सीट भरी हुई है, उसको दोबारा जैसे पहले था उस तरह आपको पाबंदी लगा देनी चाहिए। जो आपने जो किसी बंद कमरों में ख़ास तौर पे मजमे नहीं आने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैलता है। मास्क की पाबंदी लगा देनी चाहिए, दुकानों के अंदर जो लोग मास्क नहीं पहने हो, और जहां पे दुकानों में देखा जाए उन दुकानों को सील करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि खुद दुकानदार खुद एहतियात करें। इस तरह के जो सारे आपने SOPs पहले लगाए थे, उन सब SOPs को दोबारा आपको कम से कम उन इलाकों में जहां ये फैलना शुरू हो रहा है वहां पे तो फौरी तौर पे लगा देने चाहिए, ताकि फैक्ट्रियों के अंदर जहां लोग काम करते हैं वहां पे SOP सख्ती से नाफिज कर दिए जाएं। ऑफिस के अंदर एक आदमी आए, ये तो इकदाम हैं। इसके अलावा लेकिन मैंने जो WHO की रिपोर्ट थी 28 दिसंबर 2021 की, एपिडेमियोलॉजिक रिपोर्ट जो उनकी शाया होती है वीकली, उसमें उन्होंने लिखा था कि अर्ली डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका एंड डेनमार्क सजेस्ट दैट देयर इज अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द ओमिक्रॉन कंपेयर्ड टू द डेल्टा वेरिएंट। हाउएवर, further data are needed to understand the clinical markers of severity, including the use of oxygen, mechanical ventilation, and death ratios, and how severely may be the impact on vaccinated individuals. तो ये मुझे बताइए डॉक्टर साहब, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी बहुत वीक है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब हमें इस इनिशियल रिपोर्ट की असेसमेंट की बुनियाद पे ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना चाहिए, या हमें तो भरपूर तैयारी रखनी चाहिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, तमाम चीज़ों की, क्योंकि कुछ पता नहीं ये डेल्टा है या ये ओमिक्रॉन, ये पता डेल्टा ही फैलना शुरू हो जाए, दोबारा कुछ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। दरअसल ये रिपोर्ट जो है ये सिर्फ ओमिक्रॉन के बारे में है, और परसेंटेज के बारे में है कि अगर 100 लोग बीमार होंगे तो कितने % को शदीद बीमारी होगी। लेकिन इसमें इस बात का सामने नहीं रखा गया कि ये इससे बहुत ज्यादा लोग मुतासिर होंगे तो ओवरऑल नंबर्स बढ़ेंगे शदीद बीमार लोगों के, क्योंकि ज्यादा लोग मुतासिर होंगे, 4 से 5 गुना ज्यादा लोग मुतासिर होंगे। परसेंटेज जो उनकी होगी वो कम होगी, लेकिन ओवरऑल डेल्टा के मुकाबले में मेरे नजरिए में ये कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज्यादा नंबर लोग मुतासिर हो रहे हैं, और खास तौर पे क्योंकि 6-7 करोड़ वैक्सीनेट नहीं हुए हुए, तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। डेल्टा भी अटैक करेगा, ओमिक्रॉन भी अटैक करेगा, दोनों का। तो आपको फौरी तौर पर जितनी आप एहतियात कर सकें, ये जो है इस वक्त सूरत हाल कहीं ज्यादा खतरनाक है मेरे नजरिए में बनिस्बत डेल्टा के मुकाबले में। अब तक जितने वायरसेस की शक्लें आई हैं, सबसे ज्यादा जो मुतासिर कर सकते हैं आपके हेल्थ सर्विस को वो ये वाला है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे इसके, और इसकी वजह से परसेंटेज कम होगी, लेकिन ओवरऑल नंबर ज्यादा होंगे। तो हॉस्पिटल्स के ओवरलोड होने का और डॉक्टर्स को ओवर स्ट्रेस होने का कहीं ज्यादा चांस होगा इससे। तो आप डॉक्टर साहब इसकी पीक कब देखते हैं? अगर मैं साइंटिफिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पूरी रिसर्च करते हैं और तमाम वेरिएंट्स को देखते हैं, कितनी परसेंटेज कौन सी डोमिनेंट है, तो आप व्हेन डू यू सी द पीक? फरवरी, मार्च, कब आप देखते हैं इसकी पीक हो सकती है? मुझे अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एहतियात आप कितनी करते हैं। वैसे अगर नॉर्मल तरीके से चलें तो इसकी जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट हाफ में इसकी पीक आनी चाहिए, और उसके बाद वो पीक कितने अरसे तक बरकरार रहती है और कम होती है या नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके जो मेजर्स आप लेते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अबाउट 6 वीक्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर ताहिर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और ये बात डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डेल्टा अभी है, वो कहते हैं शायद 2 हफ्ते के अंदर डेल्टा खत्म हो जाएगा, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसको कह रहे हैं सब में ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है होगा। तो कुछ इकदाम हैं जो फौरी तौर पे करने चाहिए। बसों के अंदर उन्होंने कहा ट्रैवल जो है उसमें कुछ पाबंदियाँ, इसके अलावा जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनके खिलाफ कुछ फौरी तौर पर उनको करना चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं। इसी तरह से स्कूल्स को उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर
फौरी तौर पे स्कूल्स को अभी फिलहाल बंद कर दिया जाए, कम से कम 3-4 हफ्ते का गैप दिया जाए। शादी हॉल जो गैदरिंग्स बड़ी बड़ी हो रही हैं, हम सब जानते हैं दिसंबर का सीजन है, जनवरी का, फरवरी का शादियों का सीजन है, तो इन गैदरिंग्स को फौरी तौर पे शायद रोक देना चाहिए इससे पहले कि ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाए, जो WHO भी कह रहा है और यहाँ के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे तो हम स्पेसिफिकली कराची शहर में जो केसेस बढ़े हैं रिसेंटली, जो टेस्ट हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे और क्या वेरिएंट्स के हवाले से और जो टेस्टिंग आ रही है उस हवाले से क्या ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन तफसीलन हम ओमिक्रॉन और इसकी थ्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस मुल्क में कितनी थ्रेट है। कराची शहर में जिस तरह ये फैल रहा है, आग की तरह फैल रहा है, तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो इक़दाम बर वक्त क्या होने चाहिए तो हुकूमत की तरफ से, वो अफ्ताहाल नहीं हुए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पर बसों के ट्रैवल के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं एक सीट छोड़ के वो लगा देनी चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3 तारीख से, आज से स्कूल खुल गए हैं और वो कह रहे हैं हफ्ते बाद आपको दोबारा बंद करने पड़ेंगे। तो आखिरकार आपने स्कूल खोले क्यों है जब आपको बंद ही करने होंगे हफ्ते बाद, क्योंकि केसेस डबलिंग जो है इसकी 2 दिन के अंदर केसेस की हो जाती है। शादियों का सीजन चल रहा है, हमने देखा है कराची में और तमाम शहरों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी और हज़ारों लोग इस वक्त गैदर होते हैं। मेरे साथ डॉक्टर सईद खान प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि मेंबर है कोविड टास्क फोर्स सिंध के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये आप टेस्ट भी करते हैं, आप दाओ से भी आपका ताल्लुक है, दाओ लैब से, दाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, तो मुझे बताइएगा क्या रेट्स क्या चल रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या कह रही है, कितना वेरिएंट कौन सा डोमिनेंट है, क्या आपकी स्टडी क्या है इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का जी। इस वक्त दुनिया भर में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी तशख़ीस हो चुकी है और जो नए आने वाले केसेस हैं उसमें अब अक्सरियत जो है ओमिक्रॉन की होगी। जनवरी के मिड तक ये प्रीडोमिनेंट हो जाएगा ये वेरिएंट, जो कि अभी नए केसेस आ रहे हैं। सर आपने कौन सी जनवरी के मिड तक, बड़ी तादाद, जनवरी के मिड तक ये कहते हैं आप डोमिनेंट हो जाएगा? हाँ, जनवरी के मिड तक बिल्कुल। हाँ, जो नए केसेस जितने भी होंगे उसमें अक्सरियत ओमिक्रॉन की ही होगी। इस तरह ये पैटर्न पूरी दुनिया में है। अच्छा, आज मुर्तज़ा वाफ साहब ने जो कहा है मैं जरा सुनवा देते हैं नाज़रीन को जरा, फिर मैं डॉक्टर साहब से दोबारा बात भी करते हैं। साथ ही हमारे मुर्तज़ा वाफ, लेट्स से दिस कि उन्होंने इस वेरिएंट के बारे में, कराची शहर के बारे में क्या कहा। लेट्स से दिस, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हालिया चंद हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और गो के पूरे सिंध में, पूरे सूबे के अंदर हमारी जो पॉजिटिविटी की शरह है वो तकरीबन कोई 2.5% है। लेकिन पिछले 24 घंटों में कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो है, मुस्बत केसेस की शरह है, वो 6% से तजावुज़ कर गई है। यानी कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अगर आप पिछले 7 रोज़ की भी एवरेज लेते हैं, तकरीबन कोई 4.5% पॉजिटिव केसेस की शरह कराची शहर में पाई जाती है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। ये तशवीशनाक सूरत हाल जिसकी तरफ मुर्तज़ा साहब निशानदेही कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप बताएं कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि आप कोविड टेस्टिंग लैब को भी हेड करते हैं, क्या वाकई में सूरत तशवीशनाक है और आगे जाकर और कितनी तशवीशनाक हो सकती है ये? तशवीशनाक क्योंकि इस तरह पूरा महीना हम 1% से कम के नंबर पे चल रहे थे और अभी जिस तरह आपको बताया कि और आज के डेट जो है ये 8% तक चली गई है, पॉजिटिव केसेस 8% तक चली गई है और इसमें डेली बेसिस पे मजीद बहुत अच्छा चल जाएगा। बहुत तेजी से कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते में मजीद बढ़ जाएगा, तो केसेस बहुत तेजी बढ़ेंगे। आप ये देखना होगा कि वेव थी उसमें डेल्टा वेरिएंट ने काफी तबाही इस वजह से मचाई थी कि बहुत सीरियस पेशेंट आ रहे थे। दुनिया भर में देखेंगे कि ओमिक्रॉन से बहुत शदीद नौयत के पेशेंट सामने नहीं आ रहे या वो निस्बतन बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी पाकिस्तान में देखना पड़ेगा कि इसमें अब तक के जो इतलात है उसमें बहुत सीरियस पेशेंट तो नहीं है जो लोग
इन्फेक्टेड है वो बिल्कुल मतलब बहुत सीवियर किस्म के नहीं है, हॉस्पिटलाइज भी नहीं है या आईसीयू में नहीं है। लेकिन जब नंबर्स बढ़ेंगे उसमें ये खदशा है कि जो कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले लोग हैं या जिनको पहले से बीमारी है, तो खदशा है कि वो उन पर ज़्यादा असरअंदाज होगा और वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, खुदा उनकी जान भी जा सकती है। तो हमें नंबर्स को महदूद रखना ज़रूरी होगा, अदरवाइज ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर आज 8% है तो कल परसों तक ये 10-12 से आगे जा सकते हैं और इसमें बहुत तेजी से मजीद इजाफा होगा। मैं डॉक्टर साहब इस तरफ आऊंगा कि आप रिकमेंड क्या करते हैं, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी आप हैं, लेकिन यही बात शायद WHO भी कह रहा है जी कि उनके डायरेक्टर जनरल ने एक स्पीच की थी रिसेंटली 29 दिसंबर को इस साल के शुरू से कबल उन्होंने कहा जी राइट नाउ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन आर ट्विन थ्रेट्स दैट आर ड्राइविंग अप केसेस टू रिकॉर्ड नंबर्स व्हिच अगेन इज लीडिंग टू स्पाइक्स इन हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स। वो कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी बढ़ रही हैं क्योंकि शायद जो अफेक्टेड केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और आई एम हाईली कंसर्न दैट ओमिक्रॉन बीइंग मोर ट्रांसमिसिबल सर्कुलेटिंग एट द सेम टाइम एज डेल्टा इज लीडिंग टू अ सुनामी ऑफ केसेस। तो ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि अब ये जिस तरह से फैलेगा हमें इंतजार करना चाहिए हफ्ता 10 दिन और या फौरी इकदाम कर देने चाहिए? आप बीइंग अ मेंबर कोविड टास्क फोर्स क्या रिकमेंड करेंगे? इंतज़ार तो हल नहीं है, जितना पहले इसका हम तदारुक कर सकते हैं वो ज़रूरी है, और जितना इसके फैलाव को हम सुस्त कर सकते हैं, उसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा नंबर एक साथ होंगे तो खदशा है कि हॉस्पिटल पे फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिस तरह हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस मुताबिल नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ एडमिट हों। तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द इक़दाम उठाए जाएँ और सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाएँ ताकि इसके फैलाव में कमी लाई जा सके या उसको सुस्त किया जा सके, क्योंकि जितने तेज़ी से ये पिछले एक हफ्ते में फैला है, अगले हफ्ते ये एक्सपोनेंशियल इसकी ग्रोथ होगी, इससे और डबल ये तेज़ी से फैलेगा। तो उस ख़तरात यही हैं कि नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, और खुदा न खास्ता अगर ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं उसमें सीरियस पेशेंट आते हैं तो हमारे हॉस्पिटल पे प्रेशर इसका बढ़ेगा और फिर हमारे लिए मुश्किल सूरत-ए-हाल से हमें दो चार होना पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है कि हम इसके लिए सख्त इक़दाम उठाएं और इसकी रोकथाम के लिए जितने भी इक़दाम हो सकते हैं, आवाम की शमूलियत भी जरूरी है। और वहाँ लेकिन सर आवाम तो डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, आवाम तो अभी आप जाएं जाके आप 7-8 बजे के बाद जाएंगे, आप भी यहीं पर हैं कराची में, मैं भी कराची में हूँ, हम निकलेंगे दफातर से बाहर तो शादी हॉलों के बाहर कतारें लगी होंगी, गाड़ियों की लाइनें लगी होंगी, शादी हॉल रेस्टोरेंट्स भी भरे हुए होंगे, तो हर जगह आपको बाजार जाएं हर जगह कोई SOP कुछ नजर नहीं आ रही। शायद हुकूमत को ही कुछ करना पड़ेगा। तो हुकूमत क्यों इस वक्त सो रही है? मैं इस सोने का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि NCOC वो उसने बड़े अच्छे इकदाम किए, लेकिन अब कहाँ है इस वक्त हुकूमत और NCOC? और जो शादियां चल रही हैं, गैदरिंग्स चल रही हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। आप खुद भी निकलते होंगे शहर बाहर, मैं भी निकलूंगा अभी। तो क्या जो आपको लगता है कहीं से किसी को पता भी है कि ओमिक्रॉन आया हुआ है या थ्रेट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये अभी तक पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ। हम थोड़े से तसाहुल का शिकार हो चुके हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि पेंडेमिक या ख़त्म हो गया या इतनी कोई शदीद बीमारी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आखिरी लम्हे तक हमें इसको मुकाबला करना चाहिए। अगर कहीं हम इस तरह तसाहुल का शिकार होंगे तो ये बीमारी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो आवाम यकीनन ये हमने देखने में आया है कि वो SOPs पे अमल नहीं करती, लेकिन इसका नुकसान फिर हमें भुगतना पड़ेगा कि जो लोग वैक्सीन, स्पेशली हमें फोकस करना चाहिए वैक्सीनेशन के प्रोसेस को और तेज़ी से बढ़ाएं। बूस्टर डोजेस का जो फिनोमिना वर्ल्ड वाइड वो एक्सेप्टेड है कि बूस्टर डोज लगवाने चाहिए, तो उसका भी एहतमाम करना चाहिए। लेकिन अगर इस पर हम अमल नहीं करेंगे तो बस बेइज्जती कौम और एक कम्युनिटी हमें इसका नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि सब मिलके इसका मुकाबला करें। वो तो ठीक है मुकाबला करें, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर साहब बताएंगे कि कम से कम स्कूल जैसे खुले हैं, ये अभी 3 तारीख को खुले हैं, बंद कर देने चाहिए स्कूल्स वगैरह, या इंतजार करना चाहिए कि जब केसेस हजारों की तादाद में पहुंच जाएं, बच्चे भी एक स्प्रेड बन जाए उनके जरिए फैले? शादी हॉल हो गए, ये बंद करना भी मसले का हल इसलिए नहीं है क्योंकि बेहतर SOPs के साथ अगर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तब ज़्यादा बेहतर। अदरवाइज तो फिर सब कुछ बंद करेंगे तो ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी वाली मामला होगा ना। तो बाकी ज़िंदगी के मामलात भी चलने चाहिए। अगर वो उसमें हम देखते हैं कि रिस्क कितना है और उस प्रोसेस का फ़ायदा कितना, क्योंकि तालीमी जो एक्टिविटीज़ है वो भी ज़रूरी है। पिछले साल भी काफ़ी दिन छुट्टियाँ हो चुकी हैं,
तो SOPs पे सख्ती से अमल करवाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, इस तरह स्कूल्स इंतजामिया को भी चाहिए कि वो इंश्योर करें कि वो SOPs पे अमल करें। अदरवाइज ये याद दहानी भी तो डॉक्टर साहब करानी पड़ेगी ना किसी को, NCOC को, हुकूमत को, सरकार को, रियासत को, कि ये दोबारा थ्रेट आ चुकी है, क्योंकि अवाम तो जब अमल करेगी जब उनके अंदर कोई खौफ या पेनल्टी, जैसे आपने देखा था जब हुकूमत ने कहा था सिंध हुकूमत ने तनख्वाहें रोक देंगे तो वैक्सीनेशन की लाइन लग गई थी, तो लोग भी तो फिर उसके बाद ही अमल करना शुरू करेंगे जब सरकार खुद सीरियस होगी इस मामले को लेकर, वरना लोग भी शायद सीरियस तो नहीं लेंगे डॉक्टर साहब इसको। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि दो तरह की एक्टिविटीज करे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें, और जो लोग SOPs पे अमल नहीं करें या रूल्स फॉलो नहीं करें उनके साथ सख्ती से निपटें। दोनों टैक्टिक से ही इंश्योर होगा कि ज़िंदगी के मामूलात भी जारी रहें और बीमारी के फैलाव को भी रोका जा सके। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अदरवाइज़ ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचा रहा है और हमारी जो मईशत है वो भी इसका मुतामिल नहीं हो सकती कि हम लॉन्ग टर्म जो है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और एजुकेशनल एक्टिविटी को बंद करें। लेकिन ये एक आसान हल है, अगर हम SOPs पे अमल करें और करवाएं गवर्नमेंट, तो दोनों चीज़ें चल सकती हैं। और अच्छी बात इसमें अभी ये है कि ओमिक्रॉन की तशखीस ऑलरेडी हम कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी इस वक्त लैब्स कायम हैं, और प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब जिसको मैं लीड कर रहा हूँ वहाँ पे सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसकी तशखीस बर वक्त मुमकिन है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस बीमारी के फैलाव को कम से कम किया जा सके। आप ही बताते हैं कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है, क्योंकि सिंध में ये फैसिलिटी आप ही के पास है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जो फैसिलिटी है, कि आप बताते हैं कि ये ओमिक्रॉन है या ये कौन सा वेरिएंट है, और अभी आप कह रहे हैं कि अभी ओमिक्रॉन डोमिनेंट नहीं हुआ है, अभी डेल्टा डोमिनेंट है। डेल्टा पिछली लहर में था, लेकिन अब जो है इसमें डोमिनेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि तशखीसी जो अमल है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद चाहे हम ओमिक्रॉन चेक करें ना करें, मतलब मिड ऑफ जनवरी तक अक्सरियत जो केसेस होंगे वो ओमिक्रॉन के होंगे, और मजीद इसके नए टेस्ट आ जाएंगे PCR बेस्ड, जिससे जल्दी तशखीस मुमकिन हो पाएगी। तो इस वक्त डेल्टा जो है अब तक प्रीडोमिनेंट था, लेकिन जनवरी मिड तक ये प्रीडोमिनेंट ओमिक्रॉन हो जाएगा। देखा है डेल्टा, आपने चारों वेव्स देखी हैं, पहला भी वेव था, दूसरा, फिर डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन। तो अभी जो लोग सिम्टम्स आ रहे हैं वो डेल्टा के जो सिम्टम्स थे वो क्या थे, अब जो सिम्टम्स के साथ लोग आपके पास टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं वो क्या सिम्टम्स हैं, क्या फर्क क्या है इनमें, आप जो नोट कर रहे हैं आप, या सेम है? एक फिनोमिना होता है वायरसेस में, इसको कहते हैं फिटनेस कॉस्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी है, जब वायरस इवॉल्व करता है तो इसकी बीमारी की शिद्दत में कमी आती है, लेकिन इसके फैलाव में तेजी आती है, क्योंकि वायरस चाहता है कि वो कम्युनिटी में सरवाइव करे, जिसकी वजह से इसकी जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा उसमें बुखार है, खांसी है और जिस्म में दर्द है। लेकिन क्योंकि अक्सरियत लोगों ने जो उन्होंने वैक्सीन लगाई है उसमें ये बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ सामने आता है, जिसका फ़ायदा तो पेशेंट को होता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि उसको ज़्यादा पता नहीं चलता, वो ऑफिस जाता है, कम्युनिटी में बाहर जाता है, SOPs का ख्याल नहीं रखता, उसका फैलाव तेज़ी से होने लगता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए जब माइल्ड सिम्टम्स भी हों, जिसको यूजुअली हम अवॉइड करते हैं कि उसको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, उसका टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि उस बंदे को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन ऑफिस में उन बंदों का नुकसान हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, या वो मजीद फैलता चला जाएगा। सिम्टम्स तो इसके माइल्ड हैं, अब तक जितने भी केसेस हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर सईद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पूरे गुफ्तगू को अगर समअप करेंगे अगले सेगमेंट में आके, कि समराइज करेंगे कि किस तरह से फौरी तौर पे हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए इसको रोकने के लिए, क्योंकि जितने भी पैनलिस्ट से आपने बात की वो सब साइंटिफिकली कह रहे थे। साइंटिफिकली मैं लफ्ज़ दोबारा जोर दूंगा कि ये आइंदा 2 हफ्ते में ये मामला बहुत ख़तरनाक हद तक फैल सकता है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल सकता है। तो ये साइंटिफिकली बात हो रही थी, जो भी हो रही थी, इसमें कोई सियासी या लफ्ज़बाजी नहीं, फैक्ट्स की बुनियाद पे बात कर रहे थे कि 2 हफ्ते में हालात कशीदा हो सकते हैं, खुदा खास्ता। इस ब्रेक के बाद आएंगे, समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में नाज़रीन अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। समराइज़ अगर करें इस तमाम सूरत हाल को, तो हालत तशवीशनाक है और खुदा न खास्ता हालत यहाँ से बिगड़ सकती है।
आपको ये सुनाते हैं क्योंकि हमने कराची शहर की ज्यादा बात की है, पंजाब में भी सूरत हाल इस पर जो है वो बिगड़ रही है। लाहौर में बिलखुसूस कहा जा रहा है केसेस बढ़ सकते हैं। यास्मीन अशद साहब को जरा सुनाते हैं, उसके बाद इस तमाम गुफ्तगू को जो आज पैनलिस्ट से हुई, एक्सपर्ट से हुई, उसको समअप करेंगे। लेट्स हियर दिस कि यास्मीन साहब ने क्या कहा। ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का इज 1%, लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो ज़रा परेशान कुन है हमारे लिए बात। वजह यह है कि अगर लाहौर में जब इन्फेक्टिविटी रेशियो बढ़ता है तो हालात ख़राब हो सकते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। आपको पता है हर जगह अब लोग मास्क भी नहीं पहन रहे, मार्केट्स खुली हुई हैं, शादियां हो रही हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों की वसादत से दोबारा सारे लोगों को ये वार्निंग देना चाह रही हूँ कि हमने तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ये जो लफ्ज़ है नाज़रीन इमरजेंसी का इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें शायद अब इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि चाहे स्कूल 8 दिन बाद या 10 दिन बाद जब केसेस कई सौ कई गुना बढ़ जाएं, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, तौर रहमान साहब के तकरीबन 250, 300, 400% का इजाफा केसेस में हो रहा है एक दिन में, 2 दिन के अंदर। तो फिर इंतजार किस चीज़ का आखिरकार हम करेंगे? हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जिनकी खुद भी जानों को खतरा है, जो दूसरों के लिए भी जान का खतरा है, उनको कब जाकर हम कंप्लीट वैक्सीनेशन की तरफ वार्निंग देंगे? मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वार्निंग देंगे, क्योंकि बगैर धमकी, बगैर वार्निंग, बगैर इंतबा के यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं लगवाएगा। तो ये शायद अब हमें इकदाम फौरी तौर पर नागुज़ीरे करने चाहिए, ऐसा मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत खुद मावन खुसूसी जो साबिक थे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, उन्होंने भी एक कॉलम लिखा रिसेंटली। उस कॉलम के अंदर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो भी, इसमें भी इमरजेंसी का लफ्ज़ शामिल था। उन्होंने अपने कॉलम को कंक्लूड किया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नीड्स टू गो क्विकली इनटू एन इमरजेंसी मोड वंस अगेन, यानी पाकिस्तान को फौरी तौर पर इमरजेंसी मोड में जाना चाहिए। उनके मुताबिक उनका जो कहना चाह रहे थे रियासत पाकिस्तान को, और उन्होंने आगे कहा कि टू अवॉइड द लूमिंग सर्च which in our case can rapidly overwhelm our health care system, यानी इससे पहले कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर उसको नुकसान हो, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम जो कि ऑलरेडी इतना बर्डन है उसके ऊपर, वो ऑलरेडी इतना बर्डन है, ओवर बर्डन हो जाए, डॉक्टर से प्रेशर आए, हमारा जो वेंटिलेशन और तमाम जो ऑक्सीजन जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए हमें फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। इकदाम का जिक्र में हुआ है, जो थ्रेट है इस पर भी बात हुई है कि कितनी बड़ी है, कितनी शदीद है, कितनी ख़तरनाक है, और तकरीबन तमाम एनालिस्ट ने और पैनलिस्ट ने जो लीगल जो उस पर साइंटिफिकली बता रहे थे, फिर सामने नज़र जो आ रहा है कि बाय मिड ऑफ जनवरी या फरवरी ये केसेस आगे बढ़ेंगे और ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं अगर अभी फौरी इकदाम नहीं उठाए गए हुकूमत की तरफ से। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।